हेलो दोस्तों, 90 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन फॉर एसएससी एंड रेलवे डिक्टेशन स्टार्ट होगी अपनी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस आर्थिक संकट के प्रति हम सजग हैं और सबसे सहयोग चाहते हैं। मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश में खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में मौजूद हैं। हमारे पास इतने साधन हैं कि इन्हें सभी स्थानों पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम देश की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए भी आवश्यक उपाय कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अनावश्यक लाभ उठाना चाहते हैं। इससे लाभ की प्रवृत्ति फैलती है और लोग जमाखोरी भी करते हैं। ऐसी ताकतों को इस समय धैर्य से काम लेना होगा और लोगों के दुखों में अपने व्यापार को बढ़ाने या लाभ कमाने के इरादों को छोड़ना होगा। यदि स्थिति में बदलाव नहीं आता तो सरकार को विवश होकर ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो बहुत अप्रिय और कठोर हो सकते हैं। मैं किसी को धमकी नहीं देना चाहता हूँ, देश के लोगों को सजग करना चाहता हूँ और यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि स्थिति में अनुचित लाभ उठाना देश के प्रति जिम्मेदारी का पालन न करने के समान होगा। इसमें आप सबको सहयोग करना होगा। पैरा। मुझे खुशी है कि इस घटना के तुरंत बाद देश की विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ जो भी बातचीत हुई है उसमें सभी का यह निश्चित मत था कि सारे देश को एक होकर इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। जब संकट आता है तो देश की जनता स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत और एकता के साथ काम करती है। हमारे बीच छोटे मोटे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। इन मतभेदों को भुलाकर हम मिलकर इस संकट का मुकाबला करेंगे। मैं जानता हूं कि कुछ लोग देश की कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा इन लोगों से निवेदन है कि वे सभी हरकतें से बचें। यही देश के लिए एक हितकारी बात साबित हो सकती है। देश प्रेम का यह तकाजा है कि चाहे सांप्रदायिक सवाल हो या आतंकवादी गतिविधियां, उन्हें रोका जाए ताकि देश एकजुट होकर इस समस्या का समाधान कर सके। पैरा। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाना किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार वार्ता के दौरान चीन ने जैसा रुख दिखाया उससे शांति के प्रयासों को धक्का लगा है। अब तक माना जा रहा था कि वार्ता यह दौर तनाव कम करने और लंबित मुद्दे सुलझाने के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक साबित होगा, पर वार्ता के बाद दोनों देशों की ओर से जो बयान आए उनसे तो लग रहा है कि तनाव और बढ़ेगा। बैठक में चीन के आक्रामक रवैये से साफ हो गया कि उसकी मंशा माहौल को अच्छा बनाने के बजाय तनाव बढ़ाने की है। हालांकि उसके इस रुख के संकेत पहले ही मिलने लगे थे और लग रहा था कि वार्ता शुरू होने के पहले वह ऐसा कुछ करेगा जिससे नए विवाद खड़े हो जाएं। हाल में उत्तराखंड की बारागोती और अरुणाचल प्रदेश के तवांग
सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से यह आशंका पैदा हो गई है कि कहीं 13वें दौर की वार्ता पर इसका कोई असर ना दिखे, और यह आशंका अब सच साबित हुई। इस बार की वार्ता का मुख्य मुद्दा यह था कि सैनिकों को हटाने के बारे में सहमति बनाना था। भारत ने यह भी साबित किया कि सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठाया, लेकिन वार्ता में चीन ने इन दोनों ही मुद्दों पर जिस तरह से पलटी मारी वह हैरान करने वाली है। उसने इन इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने के भारत के प्रस्तावों की एक अतार्किक दरार दे दिया, जबकि कुछ महीने पहले राजधानी में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच सहमति बनी थी कि वार्ताओं के जरिए समाधान की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पर अब चीन जिस तरह का रुख दिखा रहा है उससे स्पष्ट है कि उसके लिए इन वार्ताओं और प्रतिबद्धताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। उल्टे उसने विवादित स्थलों से सैनिकों को हटाने के बारे में भारत पर हालात का गलत आकलन करने की तोहमत जड़ दी। ऐसे में यह कैसे माना जाए कि वह विवाद खत्म करने के लिए गंभीरता दिखा रहा है। पैरा गंगा तट पर एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। बड़ी आयु हो जाने पर ऋषि दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋषि व ऋषि पत्नी दोनों अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे। पिताजी की ही भांति पुत्र में भी तप व ज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ते थे। बाल्यकाल से ही बालक को गहन चिंतन करने की आदत थी। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते, परंतु वह किसी से पूछता नहीं था और स्वयं ही चिंतन करता रहता था। एक दिन ऋषि के लिए पानी लाने में उनकी पत्नी को कुछ विलम्ब हो गया। ऋषि इसे अपना अपमान जानकर क्रोधित हो गए और उन्होंने पुत्र को मां का सिर काटने की आज्ञा दी और स्वयं जंगल चले गए। बालक विचार करने लगा कि क्या जन्म देने वाली ममतामयी मां को मारना उचित है, और यदि मां को नहीं मारता हूँ तो पितृ आज्ञा की अवहेलना होगी। मुझे क्या करना चाहिए? बालक इस विचार में डूब गया। कुछ समय पश्चात क्रोध शांत होने पर ऋषि को अपनी भूल का भान हुआ और वे अपने आश्रम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर और अपनी पत्नी को जीवित देखकर उनका मन शांत हुआ। बालक ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा की अवहेलना के लिए मुझे क्षमा कीजिए, परंतु माँ को नहीं मारा जा सकता। ऋषि बोले, पुत्र, तुम ठीक कहते हो। मैं क्रोध के आवेश में पाप करने की आज्ञा दे बैठा था। तुम्हारी चिंतन की आदत के कारण आज मैं हत्यापराध से बच गया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य सोच विचार कर ही करना चाहिए। स्टॉप।